आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता आदरणीय भंवर जी मेघवंशी, केसाराम जी महाराज, जहांगीर साहब, भीमाराम जी, सुरेश जी, गलबाराम जी, रतन सिंह जी, पटवारी साहब और सब उपस्थित भाइयों और बहनों को मेरा जय भीम। जय भीम, जय भीम। ठेठ कलेक्ट्रेट तक आवाज जानी सीखती थी। हम सब जब जय भीम बोलते हैं तो जय भीम का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक फोटो की जय बोल रहे हैं, एक प्रतिमा की जय बोल रहे हैं। जय भीम का मतलब है कि हजारों साल से जो सड़ी गली व्यवस्था है हमारे समाज की, उस समाज को उस व्यवस्था को बदल करके समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था की जय बोल रहे हैं। अंबेडकर एक विचार थे, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना खुद को वैचारिक रूप से सक्षम और संपन्न करते चले जाएंगे। आप बहुत ताज्जुब करेंगे, अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए लोग बहुत कुछ लिखते रहते हैं और ऐसा अवसरवादी चरित्र दिखाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर विषय को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझना चाहें तो हमारे सामने अंबेडकर से बेहतर विकल्प नहीं है। उनकी एक पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। आप अगर वो पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा और इस देश की, आज भी इस देश की आधी समस्या दूर हो जाएगी। आज चारों तरफ देखते हैं हम, हमारी नई पीढ़ी अपने मूल मुद्दों पर संघर्ष करने की बजाय किन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। उस पुस्तक में अंबेडकर ने लिखा है कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और वीर सावरकर दोनों एक आपसी सहमति से चल रहे हैं, दोनों के विचार एक जैसे हैं, दोनों अपने अपने मुल्क को एक जैसा बनाना चाहते हैं और इस षड्यंत्र को अगर इस धरती पर और भारतवर्ष में किसी आदमी ने समझा तो वो अंबेडकर थे। और उन्होंने उसी वक्त बहुत साफ दृष्टिकोण के साथ भारत के लोगों को आगाह किया कि षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना है और भारत वैसा मुल्क नहीं बनना चाहिए जैसा पाकिस्तान को जिन्ना ने बना दिया। और ये देश का सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष के महान नेताओं ने उस सोच को स्वीकार नहीं किया और उस सोच के विपरीत बाबा साहब को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बना करके एक ऐसा संविधान हमको बना करके दिया कि आज 70 साल के बाद भी भारत के अंदर प्रजातंत्र जिंदा है। ने बाकी उधरना तो देखो अपॉन पड़ी, औपे उधरी है तो समाज उधरी, औपे ढंगरी गति पकड़ी हो तो बाबा साहब रा सपना साकार भी। बात अपन हम बुद्ध की करेंगे। बुद्ध का मतलब क्या है? क्यों बुद्ध को समता सैनिक माना गया? क्यों बाबा साहब से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले तक अपने जीवन में उनका स्मरण करते हैं? 2500 से भी ज्यादा पहले पैदा हुए थे। बहुत छोटा किस्सा है उनका, ध्यान करना चाह रहे थे। एक भारो है गाजरो भारो, वो ले एक टावर आई हो, बाबा साहब बनने किए क्यों नहीं, सॉरी महात्मा बुद्ध बनने किए
કે મારા બેટવાળોને દે મને ના દીધો કે मुंह नहीं दे सकूं तो कि क्यों नहीं दे गया? तो उन्होंने कहा कि मैं अछूत हूं इसलिए मैं आपको ये नहीं दे सकता। बाबा साहब ने कहा कि नहीं तो ये रख, मैं इसी पर अपना आसन बना करके ध्यान करूंगा। इस तरीके से 2500 साल पहले उस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ वो पहले समता सैनिक हुए। और आज पूरी दुनिया उनकी सोच पर यकीन करती है। मैं अपोरे में का हुआ छोरियों बनावनी है तो का हाल है? ऐसे बाबा साहब का सपना पूरा होगा। मुंह तो काम सपा मैं बड़ी और मन है। इसलिए चेष्टा करिए उनको समझने की, उनके विचारों को समझने। अपने जीवन काल में उन्होंने 14 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है, सिर्फ एक गोडबोले थे जिन्होंने लौट करके उनके मिशन पर काम किया और बाकी 13 मुंह ने मारी औजमन, इससे ज्यादा नहीं। हमारे जो मित्र सरकारी नौकरियों में हैं या बैठे हुए हैं, नहीं भी बैठे हुए, उनको इस बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जिस आरक्षण की बदौलत आप राजकीय सेवा में आए हैं, वो आरक्षण समाज को मिला हुआ है। उसका लाभ आपको मिला, ये अलग बात। तो जो पीछे छूट गए हैं वो हमेशा आपके केंद्र में होने चाहिए, आपके ध्यान में होने चाहिए। और कोई कमजोरी रखने की जरूरत नहीं है। ये जाति व्यवस्था परमात्मा की देन नहीं है, ये कुदरत की बनाई हुई नहीं है, ये मनुष्य ने बनाई है और इसलिए बनाई है कि वो शोषण कर सके। जिस वक्त में जो लोग ताकतवर रहे उन्होंने ये व्यवस्था बना दी। और जिस वर्ण की भी बात करते हैं वो वर्ण भी कभी भी किसी ग्रंथ के मुताबिक कभी जन्म के आधार पर नहीं रहा है। कर्म के आधार पर तो रहा है, लेकिन उस कर्म में किसी भी जगह जन्म लिया हुआ आदमी आ सकता था। आपने इस व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया, करोड़ों लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए। और हम यदि बाबा साहब को यकीन रखते हैं तो हमें जातिहीन समाज की तरफ बढ़ना है। यह देश जिस दिन जातियों से मुक्त हो जाएगा उस दिन स्वर्ग बन जाएगा। 70 साल का प्रजातंत्र बहुत मायनों में सफल है, पर जो संविधान की मूल आत्मा है मैं मानता हूं उसमें हम विफल हैं, बहुत बुरी तरह से। आज भी अगर किसी आदमी के आप घर में जाए और उसके दिमाग में यह आता है क्या यार सामने आने वाला आदमी फला जाति का है इसलिए उसको नीचे बैठना चाहिए, ये संविधान का अपमान नहीं तो क्या है? या आप कोई धार्मिक खाना कर रहे हैं और आप इस आधार पर टेंट बना रहे हैं कि यार इसमें फला जाति के लोग बैठेंगे, इसमें फला जाति के लोग बैठेंगे, ये संविधान का हम सम्मान कर रहे हैं। संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं, उसको रोंद रहे हैं। और आपको और हमको सबको ये मिलकर के मन बनाना पड़ेगा कि ये दिमाग में जो कचरा है लोगों के, वो कचरा बाहर निकले। इस देश का इतिहास उठा करके देखिए आप, बहुत मुगलों की बात करते हैं, उनके शासन काल में भी इस सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के चलने वाले लोग कौन थे? संत कबीर। अभी मेघवंशी जी ने जिक्र किया एक जुलाई के परिवार में जन्म हुआ, क्या नहीं लिखा उन्होंने?
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो लिखा उन्होंने आज कोई लिख सकता है? आप में हमारे में से किसी की हिम्मत है वैसा लिखने की? पहाड़ पूजन हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। कोई लिख सकता है? और सामने वालों के लिए भी लिखा, काकर पातर जोड़ी के मस्जिद ली चुनाए, क्या खड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। आज एड़ो कड़ी लगी है, मैं तो झूठ हो क्या बोल रहा। एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ और उस कबीर के बिना कोई देश की भजन संध्या हो सकती है? साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। फिर रविदास, रैदास, कितनी बड़ी श्रृंखला है। पूनाराम जी बैठे हैं, हिंदी के व्याख्याता थे। उनको पढ़े बिना कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी पीएचडी कर सकता है? इससे बड़ा क्या गौरव होगा? हम क्या ऊर्जा लें? इतनी गौरवशाली विरासत है हमारी। मीराबाई का जिक्र करते हैं, कृष्ण की भक्त थी। उसके गुरु कौन थे? कौन थे गुरु? रैदास, रैदास, जिनका जन्म एक दलित परिवार। इतनी गौरवशाली विरासत, उससे हमें ऊर्जा लेनी है। और मैं आपको विनती करना चाहता हूं, आपके बुजुर्गों ने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने बहुत तकलीफ देखी, बहुत कठिनाई देखी, अमानवीय जीवन जिया है। आज आप बहुत बेहतर स्थिति में हो और आने वाला समय इससे भी बढ़िया होगा। आवश्यकता इस बात की है, अंबेडकर को पढ़ते रहो, बहुत पढ़ो। बहुत साइंटिफिक सोच था उनका, हर समस्या का पर उनका एक दृष्टिकोण था। लेकिन वो तभी होगा जब हम दूसरे के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहें। किसी के भी नागरिक अधिकारों का हनन होता है, हम यदि खड़े रहेंगे, हर जगह, गांव में हो, कस्बे में हो, प्रांत में हो। एक आदमी ने मध्य प्रदेश में जन्म लिया, महाराष्ट्र में पला बढ़ा, विदेशों में पढ़ा, आज हम उनकी प्रतिमा आप यहां लगा रहे हैं। क्या वजह है? विचार। ये मेघवंशी जी है, भीलवाड़ा जिले में पैदा हुए, आज गोयली की धरती पर अपनी बात रख रहे हैं आपके बीच में मुख्य वक्ता की। क्या वजह है? विचार। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे यही विनती करूंगा कि हम सबको मिलजुल करके पूरी ताकत से, और अभी आपने एक भाषण में बात कही थी कि आप धारा के विपरीत खड़े हो गए चुनाव में। मैं खड़ा नहीं हुआ, मुझे तो इन्होंने खड़ा किया था। मेरी तो क्या औकात है खड़ा होने की। इनकी अनुमति हुई, इनकी बैठक में निर्णय हुआ कि लड़ना है, तब लड़ने की। तो इस मौके पर हमारे जो गोयली के युवा साथी हैं सभी बैठे हुए हैं, कैलाश भाई और गणेश जी और सारे, सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना पावन आयोजन रखा, मुझे भी इस मौके पर याद किया। मैं इतना ही आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक सरकार की योजनाएं होती है जिसमें हम लोग, आप और हम लोग मिलकर काम करते रहते हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं भी छात्रावास के लिए, धर्मशाला के लिए, कहीं भी किसी भी गांव में आपको जमीन की आवश्यकता हो तो आप बताना। एक एक गांव में, हर गांव में मैं आपको निःशुल्क सरकार से जमीन दिलाऊंगा। और कहीं भी सभा भवन
किसी बस्ती में नहीं हो तो आप वो भी बताना। मैं एमएलए कोटे से पैसे देके सभा भवन, प्रत्येक गांव में सभा भवन जहां नहीं है वहां सभा भवन की उपलब्धता सुनिश्चित करूंगा। और आज इस मौके पर मुझे याद किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मखदूम मोइनुद्दीन जी के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। धन्यवाद।